जय हिंद दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है इक्विटी वैल्यूएशन। इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? इस चैप्टर में आप सीखोगे कि कैसे हम किसी कंपनी के फेयर वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो इस चैप्टर में बेटा बहुत ही ज़्यादा थ्योरी आने वाली है, बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल आने वाले हैं, ठीक है। ये आपके पूरी इक्विटी का सबसे बड़ा चैप्टर होगा, ठीक है। एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं उसको जल्दी से क्या करूँ, मैं उसको जल्दी से कवर करूँ, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के साथ। सो चैप्टर का नाम है इक्विटी वैल्यूएशन। इक्विटी वैल्यूएशन का मतलब है कि आप कैसे किसी कंपनी के फेयर वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। तो मान के चलते हैं आज एक शेयर है रिलायंस, मार्केट में चल रहा है 1300 रुपये, और आप जेपी मॉर्गन में काम करते हैं और कंपनी आपको कहती है कि इसकी फेयर वैल्यू को कैलकुलेट करिए। तो कैसे आप इसके फेयर वैल्यू को कैलकुलेट करोगे वो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा थ्योरी होगी, और मैं कोशिश करूंगा कि किसी कंपनी की प्रैक्टिकली भी आपको क्या करा दूं, वैल्यूएशन करा दूं, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला कॉन्सेप्ट करता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेंट मार्केट प्राइस एंड इंट्रिंसिक वैल्यू, और कब आप शेयर को कहोगे कि वो ओवर वैल्यूड है, फेयरली वैल्यूड है एंड अंडर वैल्यूड है। सो मेरा पहला टर्म आता है दैट इज CMP। CMP का मतलब क्या है? CMP का मतलब है कि अभी मार्केट में शेयर कितने रुपए का खरीदा बेचा जा रहा है। मान के चलते हैं मेरे केस में रिलायंस का CMP है 1300। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेयर वैल्यू? फेयर वैल्यू का बेटा एक और मतलब होता है दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रिंसिक? कि आपको क्या लगता है मार्केट में इसकी शेयर की कीमत कितनी जा सकती है। मान के चलते हैं आपके अकॉर्डिंग इसकी फेयर वैल्यू है 1500, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ना। सवाल बड़ा सिंपल है, अभी चल रहा है वो 1300 रुपये का, और आपको लगता है एक दिन मार्केट में ये आ जाएगा 1500 रुपये का। विल यू बाय दी शेयर? सो आंसर इज येस। 1300 रुपये 1500 रुपये बन जाएंगे तो हम बाय करेंगे, और अगर हम बाय करेंगे तो हम क्या कहेंगे? सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी इज अंडर वैल्यूड। सेम वाइज मान के चलिए अगर आपको लगता है ये शेयर 1200 रुपये पे आ जाएगा, अभी चल रहा है 1300 रुपये का, 1200 पे आ जाएगा, विल यू बाय दी शेयर? आंसर इज नो, वी विल नॉट बाय। और अगर आप बाय नहीं कर रहे हो तो शेयर क्या है? शेयर इज गोइंग टू बी ओवर वैल्यूड। अभी मार्केट में चल रहा है 1300 रुपये का, और आपको लगता है ये 1300 पे ही रहेगा, सो इट इज गोइंग टू बी करेक्टली वैल्यूड। तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? कब शेयर फेयरली वैल्यूड है, कब ओवरली वैल्यूड है, और कब वो अंडर वैल्यूड है, ठीक है। सो लिखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर A, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CMP? CMP का मतलब क्या है? प्राइस एट विच शेयर करंटली कैन बी बॉट एंड सोल्ड। अभी मार्केट में आप इसको कितने का खरीद सकते हो और बेच सकते हो। सो मेरे केस में मान के चलते हैं रिलायंस का CMP कितना है? रिलायंस का CMP है 1300। फिर बच्चे ने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेयर वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू? फेयर वैल्यू का मतलब होता है ट्रू वैल्यू एज पर एनालिस्ट, कि एनालिस्ट को क्या लगता है इसकी फेयर कीमत कितनी है ना। मान के चलिए आज मार्केट में कोई बंदा शेयर बेच रहा है और कोई शेयर खरीद रहा है। जो बंदा शेयर खरीद रहा है, बाय कर रहा है, उसको लग रहा है रिलायंस 1300 के ऊपर जाएगा, और जो आज शेयर को बेच रहा है 1300 पे, उसको लगता है रिलायंस गिरने वाला है। सो फेयर वैल्यू एनालिस्ट टू एनालिस्ट डिपेंड करती है। कई लोगों को लगता है शेयर बढ़ेगा और कई लोगों को लगता है शेयर गिरेगा। कब आप शेयर को बाय करोगे? अब आप कब उसको बाय करने वाले हो? तो मैंने कहा अगर उसका फेयर वैल्यू है 1500, मार्केट में है CMP 1300, तो 1300 रुपये की चीज़ एक दिन 1500 हो जाएगी। तो मेरा एक्शन क्या होता है? मेरा एक्शन होता है कि हमें शेयर को क्या करना है? बाय। और मेरा रिमार्क क्या है? शेयर ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। आपने बाय करा है तो आपको लगता है शेयर क्या है? शेयर इज अंडर वैल्यूड। इसको बोलते हैं मिस प्राइसिंग। मिस प्राइसिंग का मतलब है कब मार्केट में मिस प्राइसिंग होगा? जब इसको बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते होंगे या बहुत कम लोग। ना रिलायंस जैसे शेयर में आपको मिस प्राइसिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि रिलायंस की नज़र, हर दूसरे एनालिस्ट की नज़र रिलायंस के ऊपर है, तो वहाँ पे मिस प्राइसिंग नहीं है। मिस प्राइसिंग कहाँ पे ज़्यादा होती है? छोटे स्टॉक्स में मिस प्राइसिंग ज़्यादा होती है। तो ये मिस प्राइसिंग है। कब मिस प्राइसिंग के चांसेस ज़्यादा है? व्हेन स्टॉक इज फॉलोड बाय
फ्यू एनालिस्ट। अगर बहुत ज़्यादा एनालिस्ट इसको फॉलो करते होंगे तो शेयर में मिस प्राइसिंग होगी, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, अपने भी बहुत कम है। फिर मैंने कहा अगर यही शेयर मार्केट में चल रहा है 1300 रुपये का और आपको लगता है एक दिन 1200 का आ जाएगा, विल यू बाय दी शेयर? नो। तो आपने कहा डू नॉट बाय। आप क्यों बाय नहीं करोगे? क्योंकि आपको लग रहा है शेयर क्या है, शेयर ओवर वैल्यूड है। इसको भी क्या बोलते हैं बेटा? इसको भी मिसप्राइजिंग बोलते हैं। मिसप्राइजिंग होगी कब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है? व्हेन इट इज़ फॉलोड बाय फ्यू एनालिस्ट। फिर मैंने कहा मान के चलते हैं मार्केट में शेयर चल रहा है 1300 रुपये का और आपको लगता है इसकी फेयर वैल्यू भी 1300 है, तो आप शेयर को क्या करोगे? होल्ड करोगे और आप क्या बोलोगे? फेयरली वैल्यूड। तो जितने भी बड़े स्टॉक्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा एनालिस्ट फॉलो करते हैं, उनकी पॉसिबिलिटी है कि वो फेयरली वैल्यूड ही होंगे। उसमें मिस प्राइसिंग के चांसेस क्या होंगे? उसमें मिस प्राइसिंग के चांसेस बहुत कम होंगे। नाउ ये तो हमने समझा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, फेयर वैल्यूड। नाउ व्हेन यू विल मेक प्रॉफिट, आप मुनाफा कब कमाओगे? सो नंबर वन, देयर हैज़ टू बी मिस प्राइसिंग। मार्केट में क्या होनी चाहिए? मिस प्राइसिंग होनी चाहिए। सेकेंड, मिस प्राइसिंग कब होती है? व्हेन इट इज फॉलोड बाय फ्यू एनालिस्ट, मेनी एनालिस्ट, व्हेन इट इज फॉलोड बाय फ्यू एनालिस्ट। एंड थर्ड, प्राइस मस्ट कन्वर्ज, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, प्राइस मस्ट कन्वर्ज टू एनालिस्ट इंट्रिंसिक वैल्यू। इसका लाइन का मतलब क्या है? आपने कहा रिलायंस 1500 का होगा, तो असली में रिलायंस 1500 पे पहुंचना भी चाहिए, तो ही जाके आप क्या कमाओगे? तो ही जाके आप प्रॉफिट कमाओगे। तो कब आप प्रॉफिट कमाने वाले? पहला, मिस प्राइसिंग होना चाहिए। रिलायंस 1300 से मार्केट में अगर उसकी कीमत 1300 रुपये चल रही है तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, मिस प्राइसिंग होना चाहिए। इट हैज़ टू बी फॉलोड बाय फ्यू एनालिस्ट, तभी मिस प्राइसिंग हो सकता है। और कीमतें ऑटोमेटिकली क्या होनी चाहिए? कीमतें कन्वर्ज होनी चाहिए, तभी आप क्या कमा सकते हो? तभी आप प्रॉफिट को कमा सकते हो। ये था बेटा मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब कॉन्सेप्ट नंबर बी मेरा किसकी बात करता है? कॉन्सेप्ट नंबर बी बात करता है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इक्विटी वैल्यूएशन। कितने तरीके से आप कीमतें शेयर की निकाल सकते हो। नाउ इफ आई टॉक अबाउट कॉन्सेप्ट नंबर बी, वैल्यूएशन के कितने तरीके, तो एक ब्रॉडर व्यू समझते हैं। एक तरीके को बोलते हैं बेटा एब्सोल्यूट और एक तरीके को बोलते हैं रिलेटिव। चलिए अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। आज आप जिस घर में रह रहे हो, क्या उस घर की कीमत आपको पता है? उस घर की कीमत कितनी है? सो अज्यूम करते हैं कोई स्टूडेंट मेरा कहता है मेरे घर की कीमत है 2 करोड़। ना मैं काउंटर इज हाउ यू अराइव्ड एट दैट वैल्यू ऑफ 2 करोड़। आपको कैसे पता है कि आपके घर की कीमत 2 करोड़ है? तो स्टूडेंट ने कहा रिसेंटली मेरी लोकेलिटी में, मेरी सोसाइटी में घर बिका है 2 करोड़ का, और क्योंकि मेरा घर भी उसी सोसाइटी में है और सेम एरिया का है, तो मेरे घर की कीमत भी कितनी है? मेरे घर की कीमत भी 2 करोड़ है। बेटा इस वैल्यूएशन को कहते हैं रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब आपने क्या करा? रिलेटिव का मतलब आपने कंपैरिजन करा। आपने देखा कि आप जैसे घर मार्केट में कितने रुपए के बिक रहे हैं, क्योंकि आप जैसा एक सिमिलर घर अभी बिका है 2 करोड़ का, तो आपके घर की कीमत भी कितनी हो गई? 2 करोड़। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको और देना चाहता हूँ। मान के चलते हैं आपकी लोकेलिटी में घर बिका और उसका एरिया था 250 स्क्वायर यार्ड, ठीक है, और वो घर बिका मान के चलते हैं 2.5 करोड़ का। आपका भी घर उसी लोकेलिटी में है, लेकिन आपका घर 250 स्क्वायर यार्ड का नहीं है, आपका घर 500 स्क्वायर यार्ड का है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ योर हाउस? आपका घर कितने रुपए का होगा? तो जाहिर सी बात है आपका घर 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ से ज़्यादा, 2.5 करोड़ से कम। सो बच्चे ने लॉजिक लगाया, सर जब मेरा घर का एरिया डबल है तो मेरे घर की कीमत भी कितनी होनी चाहिए? शायद डबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे घर की कीमत कितनी होगी? 5 करोड़। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक मल्टीपल कैलकुलेट करते हैं। मल्टीपल, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल? प्राइस पर स्क्वायर यार्ड। अब ये बताओ एक स्क्वायर यार्ड की कितनी कीमत है? तो अभी घर कितने का था? 2.5 करोड़ का, और घर बिका कितने, और घर का एरिया कितना था? 250 स्क्वायर यार्ड। सो व्हाट इज द रेट पर स्क्वायर यार्ड? रेट पर स्क्वायर यार्ड। तो आपने कहा 2.5 करोड़, और इस 2.5 करोड़ को आपने डिवाइड कर दिया 250 के साथ, तो कितने रुपए का रेट आ गया?
आपने कहा रेट है मेरी लोकेलिटी में 1 लाख रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड। आपका घर कितने स्क्वायर यार्ड का है? आपका घर 500 स्क्वायर यार्ड का है। तो आपके घर की कीमत कितनी हो गई? अब आप क्या करोगे? टारगेट हाउस वैल्यू इज इक्वल टू 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 500 स्क्वायर यार्ड। तो यहाँ पे घर की कीमत कितनी आ गई? दैट इज गोइंग टू बी 5 करोड़। तो रिलेटिव में हमेशा क्या करते हैं? मल्टीपल कैलकुलेट करते हैं, उस मल्टीपल के बेसिस पे क्या कर देते हैं? वैल्यूएशन कर देते हैं। सेम वाइज दो बैंक्स हैं, एक बैंक का नाम है HDFC, एक बैंक का नाम है ICICI। अब मान के चलते हैं HDFC की वैल्यूएशन की मदद से हमें ICICI की वैल्यूएशन को निकालना है। तो यहाँ पर हम एक मल्टीपल निकालते हैं, दैट इज प्राइस टू अर्निंग। मान के चलते हैं प्राइस टू अर्निंग है 17x। इसका मतलब क्या है? 1 रुपए अर्निंग के लिए मार्केट HDFC को कितने रुपए देता है? मार्केट HDFC को 17 रुपए देता है। फॉर 1 रुपी ऑफ अर्निंग मार्केट कितने रुपए देता है? 17 रुपए। अब आप देखिए कि ICICI बैंक की अर्निंग कितनी है। मान के चलते हैं ICICI बैंक की अर्निंग पर शेयर है 10 रुपी। 1 रुपए अर्निंग के लिए 17, तो 10 रुपए अर्निंग के लिए कितना? तो आपने कहा ICICI का फेयर वैल्यू कितना आ जाता है? दैट इज गोइंग टू बी 170। इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव वैल्यूएशन। कैसे करा जाता है आगे डिटेल में करूंगा, बट रिलेटिव का मोटा मोटी मतलब क्या है? आपको वैल्यूएशन कैसे करनी है? यूजिंग कंपैरिजन। और कंपैरिजन में एक चीज हम निकालते हैं, दैट इज गोइंग टू बी रिलेटिव। तो ये मैं पूरा करके दिखाऊंगा, मल्टीपल्स निकालूंगा और मल्टीपल्स को आपस में क्या करूंगा? मल्टीपल्स को आपस में कंपेरिजन करूंगा। फिर आता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब है कि आप मेरी किसी के साथ तुलना नहीं करिए, मेरी खुद की कीमत को निकालिए। इसमें 2 अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच को बोलते हैं DCF। DCF स्टैंड्स फॉर डिविडेंड, DCF स्टैंड्स फॉर डिस्काउंटेड कैश फ्लो। और एक आपका होता है दैट इज गोइंग टू बी NAV। NAV का फुल फॉर्म है नेट एसेट वैल्यू और DCF का फुल फॉर्म है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। नाउ इनका मतलब क्या है? NAV कब यूज करा जाता है? तो रिलेटिव कब यूज करा जाता है? जब आप जैसी कोई कंपेरेबल कंपनी एग्जिस्ट करती हो। HDFC का कंपेरेबल क्या है? ICICI बैंक है। तो इन दोनों की हम कैसे कर सकते हैं? रिलेटिव कर सकते हैं। नाउ NAV हम तब यूज करते हैं जब कंपनी क्या होती है? जब कंपनी एक बहुत डिफिकल्ट फेज से गो थ्रू कर रही है और कंपनी अबाउट टू बैंकरप्ट है। नाउ मान के चलते हैं कि आपकी सोसाइटी में एक कॉर्नर की शॉप है और इसका नाम है अग्रवाल स्वीट। और मान लेते हैं आपका नाम भी विशाल अग्रवाल है, आपका सरनेम अग्रवाल है, और रिसेंटली ये दुकान बंद हो रही है क्योंकि इसकी जो स्वीट्स है या इसका जो खाना है वो गुड क्वालिटी का नहीं है। ना माय काउंटर इज यू वांट टू ओपन योर स्वीट शॉप ऑन द सेम लोकेशन, विल यू नेम योर शॉप एज अग्रवाल स्वीट्स? आपका खुद का सरनेम भी अग्रवाल है। तो बच्चे ने कहा नहीं, मैं इसका नाम अग्रवाल स्वीट नहीं रखूंगा। अगर मैंने अग्रवाल स्वीट रखा तो लोगों को लगेगा ये वो पुरानी वाली पहली दुकान है। ना मैं काउंटर इज, अब आप ये जगह तो लेना चाहते हो लेकिन आप बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप सिर्फ जगह में इंटरेस्टेड हो। NAV का मतलब क्या है? NAV का मतलब है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन योर एसेट ऑफ द कंपनी। अब लॉजिकली सोचिए, कंपनी था जिसका नाम था जेट एयरवेज, यह एक कंपनी थी रिलायंस कम्युनिकेशन। ये कंपनी आज बैंकरप्ट हो गई है। एयरटेल एंड रिलायंस जियो वांट्स टू बाय रिलायंस कम्युनिकेशन। वो किस में इंटरेस्टेड हैं? क्या वो रिलायंस कम्युनिकेशन के ब्रांड नेम से बिजनेस को रन करेंगे? नो, दे आर मोर इंटरेस्टेड इनटू द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। इनके पास जो भी एसेट है हम उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। सेम वाइज इंडिगो खरीदना चाहता है जेट एयरवेज को। जेट एयरवेज एक बैंकरप्टेड कंपनी है। क्या इंडिगो अपने हवाई जहाज जेट एयरवेज के नाम से चलाएगा? आंसर इज नो, वी आर मोर इंटरेस्टेड इनटू द एसेट्स ऑफ द कंपनी। जेट एयरवेज के पास सबसे ज्यादा एसेट किसके हैं? फ्लीट ऑफ एयरक्राफ्ट। तो हम किस में इंटरेस्टेड हैं? हम आपके एयरक्राफ्ट में इंटरेस्टेड हैं रादर देन योर बिजनेस। सो वैल्यूएशन होगी कैसे? जितने भी आपके पास हवाई जहाज होंगे, मान के चलते 100 हवाई जहाज हैं, हम 100 हवाई जहाज की क्या निकाल देंगे? कीमत लगा देंगे और वो आपको पे कर देंगे। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ NAV? NAV stands for we are not interested in your business, we are more interested in assets of the business। तो कैसे करा जाएगा अभी देखा जाएगा, लेकिन ये मेथड यूज कब होता है? When business is in financial distress,
कंपनी में बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं और कंपनी के पास क्या है, टेंजिबल एसेट है। तो हम कंपनी की क्या निकालेंगे, कंपनी के बिजनेस की वैल्यू नहीं निकालेंगे, कंपनी की किसकी वैल्यू निकालेंगे, कंपनी के एसेट्स की वैल्यू निकालेंगे। फिर आता है डीसीएफ। डीसीएफ का मतलब है, मान के चलिए मेरा कोई कंपेरेबल एग्जिस्ट नहीं करता और हमारा बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है, हम एनएवी के थ्रू अपने बिजनेस को नहीं बेचना चाहते, तो मेथड कौन सा आता है, दैट इज गोइंग टू बी डीसीएफ। नाउ इफ आई हैव टू गिव यू वन एग्जांपल, द कंपनी नेम इज फिजिक्स वाला। नाउ फिजिक्स वाला, इज इट गोइंग थ्रू फाइनेंशियल डिस्ट्रेस? आंसर इज नो। कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, कंपनी के रेवेन्यू बहुत अच्छे स्पीड से बढ़ रहे हैं। क्या कंपनी का कोई कंपेरेबल मार्केट में एग्जिस्ट करता है? आंसर इज नो। देयर इज नो लिस्टेड कंपेरेबल ऑफ फिजिक्स वाला एज ऑन डेट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें कंपनी की वैल्यूएशन करनी है डीसीएफ के थ्रू। डीसीएफ का मतलब क्या है, फोरकास्ट करिए कि कंपनी के प्रॉफिट्स फ्यूचर में क्या होंगे, फोरकास्ट करिए कंपनी के कैश फ्लोज क्या होंगे। कैश फ्लो का मतलब अभी के लिए प्रॉफिट्स मान लीजिए, उन प्रॉफिट्स को हम क्या करेंगे, डिस्काउंट करेंगे और कंपनी की वैल्यू पे अराइव कर जाएंगे। सेम वाइज आज खुद सोचिए, कंपनीज लाइक इटर्नल और जोमैटो इज अ लॉस मेकिंग कंपनी। लोग इस कंपनी में फिर पैसा क्यों लगा रहे हैं? पीपल आर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट्स बिकॉज ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर में बहुत कमा के देगा, हम फ्यूचर के प्रॉफिट्स को क्या करेंगे, एंटिसिपेट करेंगे, उनको उठा के डिस्काउंट करेंगे। उस मेथड को क्या बोलते हैं, उस मेथड को बोलते हैं डीसीएफ मेथड। तो एक ओवरव्यू दिया। वैल्यूएशन का मतलब है फेयर वैल्यू निकालना। कितने तरीके, दो, एक का नाम है एब्सोल्यूट, एक का नाम है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब है कि वैल्यूएशन कैसे करनी है, कंपैरिजन के थ्रू करनी है। यहाँ पे एक नंबर कैलकुलेट करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी मल्टीपल। एब्सोल्यूट दो तरीके के, एक का नाम है डीसीएफ, एक का नाम है एनएवी। एनएवी तब यूज करा जाता है व्हेन वी आर इंटरेस्टेड इन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, नॉट इन द बिजनेस। एंड डीसीएफ तब यूज करा जाता है जब आपका कोई कंपेरेबल नहीं है, कंपनी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में नहीं है, फ्यूचर की प्रॉफिटेबिलिटी को फोरकास्ट करेंगे और उठा के क्या कर देंगे, डिस्काउंट कर देंगे। ठीक है, सो विद दिस वी कवर्ड ए एंड बी। नाउ आई एम मूविंग टू माई थर्ड वन, दैट इज गोइंग टू बी concept number C. What is the meaning of regular cash dividend, extra dividend, stock split, reverse stock split and share repurchase? चलिए, सबसे पहला वर्ड है मीनिंग ऑफ रेगुलर कैश डिविडेंड्स। नाउ रेगुलर कैश डिविडेंड्स क्या होते हैं? नाउ कंपनी लाइक आईटीसी, कंपनी लाइक टीसीएस, ये क्या करती हैं, ये हर साल प्रॉफिट कमाती हैं और उस प्रॉफिट का एक हिस्सा शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। इस डिविडेंड को क्या कहा जाता है, रेगुलर डिविडेंड। ना कुछ कंपनीज जो बहुत अच्छा डिविडेंड देती हैं, दैट इज वन, आईटीसी इज देयर, इंफोसिस इज देयर, टीसीएस इज देयर। ये कंपनीज क्या करती हैं, ये बहुत अच्छा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे देती हैं, तो इसको बोलते हैं रेगुलर डिविडेंड। फिर एक आपका आता है बेटा स्पेशल डिविडेंड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेशल डिविडेंड? अब मान के चलिए कि आपके पापा हर बार आपको पॉकेट मनी देते हैं एंड दैट पॉकेट मनी इज 100 रुपीज पर मंथ। नाउ जो रेगुलर डिविडेंड होता है दैट इज स्टिकी इन नेचर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टिकी? अगर कंपनी ने आज दिया है तो कंपनी आगे भी देती जाएगी। सेम इज आपके पापा की पॉकेट मनी भी क्या है, स्टिकी इन नेचर है। अगर आज पापा ने 100 रुपये दिए हैं पर मंथ, तो आप डेफिनेटली पापा से अगले महीने भी कितने एक्सपेक्ट करोगे, 100 रुपीज पर मंथ एक्सपेक्ट करोगे। लेकिन जब दिवाली आती है, पापा डज नॉट पे अस 100 रुपीज, पापा मे पे अस मोर। मान के चलते दिवाली वाले महीने में हमें 1000 रुपये मिले। अब ये जो 1000 हमें एक्स्ट्रा मिला बिकॉज ऑफ दिवाली, क्या ये हमें आगे भी मिलने वाला है? आंसर इज नो, इट इज वन टाइम, इट इज स्पेशल। सेम वाइज कंपनी भी क्या करती हैं, कई बार स्पेशल डिविडेंड दे देती हैं। स्पेशल डिविडेंड का मतलब है कि इस साल हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी हुई है, हम क्या कर रहे हैं, अपने शेयरहोल्डर्स को रिवॉर्ड कर रहे हैं बाय गिविंग देम द एक्स्ट्रा डिविडेंड। बट कंपनी स्पेसिफिकली बोल देती है जो डिविडेंड है ये क्या है, दिस इज इन स्पेशल इन नेचर। स्पेशल इन नेचर का मतलब है हमसे प्लीज अगले साल इस डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन नहीं रखिएगा, ये इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इस बार हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हुई है, बहुत अच्छी हुई है। जैसे कि अगर मेरे को एग्जाम्पल देना पड़े, अभी पीछे आईटीसी होटल्स को डीमर्ज करा गया, आईटीसी होटल्स को अलग करा गया और उसकी वजह से कुछ प्रॉफिट ज़्यादा हो गए। अब कंपनी ने वो प्रॉफिट्स अपने शोल्डर्स में बांट दिए, तो उस प्रॉफिट्स को क्या बोलते हैं, दैट इज गोइंग टू बी स्पेशल डिविडेंड। या मान के चलते कभी कंपनी ने अपनी कोई डिवीजन बेची, उसकी वजह से कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा हो गए, कंपनी ने वो शोल्डर्स में बांटे, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पेशल डिविडेंड। स्पेशल डिविडेंड का मतलब क्या है, आज तो मिल रहा है लेकिन आगे आपको नहीं मिलने वाला है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, तो एक हो गया डिविडेंड और एक हो गया स्पेशल डिविडेंड, ठीक है। अब हम आते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक स्प्लिट, और इसी का एक और नाम होता है
बोनस शेयर, और इसी का एक और नाम होता है शेयर डिविडेंड। बेटा कैश डिविडेंड पीछे पढ़ के आए थे जहां पे असली में पैसा अकाउंट में आता है, और एक होता है शेयर डिविडेंड। अब इन सब का मतलब क्या है? सो मान के चलते हैं आज मैंने आपको कहा दैट आई एम बुलिश ऑन अ स्टॉक एंड गो एंड बाय MRF। सो मैंने आज क्लास में कहा कि मुझे लगता है ये शेयर बहुत अच्छा करेगा, और आप जाइए और कौन से शेयर को बाय कर लीजिए, MRF को बाय कर लीजिए। ना लुक इनटू MRF का प्राइस कितना है। MRF का प्राइस है लगभग 1,25,000। विल यू बाय द स्टॉक? मैंने कहा ये शेयर बहुत अच्छा कर रहा है बेटा, आपको बाय कर लेना चाहिए, विल यू बाय द स्टॉक? अब बच्चे ने कहा सर 1,25,000 का शेयर बहुत महंगा है, मैं इसको नहीं खरीदना चाहता। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं आपको बोलूं कि आप शेयर्स ले लीजिए लाइक रिलायंस, तो रिलायंस मार्केट में बिक रहा है 1,300 रुपए का। सो यू माइट बाय रिलायंस, बट हाई प्रोबेबिलिटी कि आप MRF को बाय नहीं करोगे। नो प्रॉब्लम क्या है, जब कंपनीज बहुत अच्छा करने लगती हैं लाइक रिलायंस, तो उनका शेयर बहुत महंगा होने लगता है धीरे धीरे जैसे जैसे कंपनी प्रोग्रेस करती जाती है। जैसे कि MRF का शेयर कितने का हो गया है, 1,25,000 का। अब जब शेयर बहुत महंगा हो जाता है तो इसकी लिक्विडिटी बहुत कम हो जाती है, खरीदने वाले भी बहुत कम हो जाते हैं और बेचने वाले भी बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि शेयर बहुत महंगा है। ध्यान से देखिए, अगर मैं MRF का वॉल्यूम देखूं तो आज MRF का वॉल्यूम है 3,200। दैट मीन्स 3,200 टाइम्स लोगों ने खरीदा और बेचा। यही रिलायंस का शेयर का वॉल्यूम देखिए कितना है। रिलायंस के शेयर का वॉल्यूम है 20 मिलियन। रिलायंस का वॉल्यूम कितना है? रिलायंस का वॉल्यूम है 20 मिलियन। ये 20 मिलियन टाइम्स क्या हुआ है, खरीदा बेचा गया है। दैट मीन जो शेयर सस्ते होते हैं उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, और जो महंगे होते हैं उनका वॉल्यूम कम है। अब कंपनीज क्या करती हैं, अपने शेयर को नोइंगली डिवाइड कर देती हैं। क्या देती हैं कंपनी? क्या बोलती है, वी आर गोइंग टू डिवाइड 1 शेयर इनटू 10 पार्ट्स। कई बार कंपनी ये बोलती है, या कंपनी क्या बोलती है, वी आर गिविंग 9 बोनस शेयर। इसका मतलब क्या है, हम अपने एक शेयर को 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसका ये मतलब है वी आर गिविंग 9 बोनस शेयर। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कंपनी का एक शेयर है तो हम आपको 9 शेयर फ्री में देते हैं। बट क्या है, इसकी वजह से आपकी वेल्थ में कोई इंपैक्ट होता है? आंसर इज नो। आपकी वेल्थ बिल्कुल क्या रहती है, आपकी वेल्थ बिल्कुल अनचेंज रहती है। मैं प्रूफ करना चाहता हूँ। मान के चलिए अगर कल MRF ये काम करे तो आपके पास 1,25,000 है और आपके पास एक शेयर है, तो आपकी नेटवर्थ कितनी है, 1,25,000। कल कंपनी ने कहा हम आपको 10 शेयर्स या 9 शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, तो आपके पास कितने शेयर्स हो गए? आपके पास 10 शेयर्स हो गए। लेकिन उसी रेशो में क्या होगा, शेयर की प्राइस भी गिर जाएगी। 1,25,000 डिवाइड बाई 10 उसी रेशो में। तो अब एक शेयर की कीमत कितनी रह जाएगी, 12,500 इंटू 10। तो आपकी नेटवर्थ वापस से कितनी आ जाती है, आपकी नेटवर्थ आ जाती है 1,25,000। तो ये काम कंपनी करती क्यों है? इसकी वजह से कंपनी का कोई मार्केट कैप चेंज नहीं होता, कंपनी के पास कोई पैसा नहीं आता, कंपनी अपनी जेब से कुछ नहीं देती। ये काम किस लिए कंपनी करती है? ताकि हम लिक्विडिटी को क्या कर सकें, ताकि हम लिक्विडिटी को प्रमोट कर सकें। अब यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट दुनिया का जो सबसे महंगा शेयर है वो किसका है? वॉरेन बफेट जी की कंपनी का है, दैट इज बैक्शर हैथवे। वो एक शेयर लगभग 10 करोड़ रुपए का है। एक शेयर कितने का है? 10 करोड़ का। अब लॉजिकली सोचिए, क्या मेरे और आप जैसा बंदा क्या उस कंपनी का एक शेयर भी खरीद सकता है? आंसर इज नो। उसका वॉल्यूम बहुत कम है। वॉरेन बफेट की कंपनी कभी भी बोनस शेयर नहीं देती है, क्योंकि वो क्या चाहते हैं, उनका शेयर बहुत कम लोगों के पास हो। लेकिन रिलायंस जैसी कंपनी क्या चाहती है, उनका शेयर हर किसी के पास हो। तो रिलायंस जैसी कंपनीज क्या करती रहती हैं, बोनस शेयर देती रहती है। बोनस शेयर की वजह से होता क्या है, लोगों के पास नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। जिसके पास एक थे उसके पास 10 हो जाते हैं। लेकिन जहां शेयर की कीमत 1,25,000 थी, वो शेयर की कीमत कितनी हो जाती है, 12,500। तो आपकी नेटवर्थ पे कोई इंपैक्ट नहीं होता, लेकिन शेयर की लिक्विडिटी क्या हो जाती है, शेयर की लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। सेम वाइज मान के चलिए आज मैंने आपको कहा एक और शेयर खरीदते हैं, दैट इज वोडाफोन। नाउ वोडाफोन, इट इज नॉट शोइंग द प्राइस। एक सेकेंड, यहां पे लिखते हैं वोडाफोन।
तो मैंने कहा आज आप एक शेयर खरीद लीजिए, दैट इज़ वोडाफोन। अब हो सकता है शायद बच्चा ये शेयर भी ना खरीदे, क्योंकि ये शेयर कितने रुपए का चल रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 15 रुपए का। अब कई बच्चों को लगेगा 15 रुपए का तो सर ये गंदा शेयर भी हो सकता है। एमआरएफ के साथ प्रॉब्लम क्या था, बहुत महंगा है। वोडाफोन के साथ प्रॉब्लम क्या है, बहुत सस्ता है। अब गंदी कंपनियां क्या करती हैं, सच एज वोडाफोन, अभी क्या करेंगी, इनका एक शेयर है 15 रुपए का, और मान के चलते हैं किसी एक बच्चे के पास 10 शेयर हैं, 10 शेयर्स हैं। सो व्हाट इज द नेटवर्थ ऑफ द स्टूडेंट, द नेटवर्थ इज 150। अब कंपनीज क्या बोलती हैं, रिवर्स स्टॉक स्प्लिट। अब कंपनीज रिवर्स कर देंगी, कंपनी क्या कहेंगी, वी आर कंबाइनिंग, पहले था वी आर डिवाइडिंग, अब है वी आर कंबाइनिंग 10 शेयर्स इनटू 1। तो जिसके पास 10 शेयर हैं, अब उसके पास कितने शेयर हो जाएंगे, एक शेयर हो जाएगा। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, जहां शेयर की कीमत पहले 150 थी अब 10 गुना हो जाएगी। तो जहां पे पहले शेयर की कीमत 150 थी, अब शेयर की कीमत कितनी हो जाएगी, 150। आपकी नेटवर्थ वापस से कितनी हो जाएगी, 150 की 150 रहेगी। ये काम किस लिए करा गया, ताकि हम अपने शेयर प्राइस को बढ़ा सकें। पिछला वाला काम किस लिए करा गया, ताकि हम अपने शेयर प्राइस को गिरा सके। कंपनी के मार्केट कैप में क्या इसका कोई भी फर्क पड़ता है, आंसर इज नो। तो जो गुड कंपनीज हैं, जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, शेयर बहुत महंगा हो गया, वो क्या करती हैं, स्टॉक स्प्लिट करती हैं, अपने शेयर को क्या कर देती हैं, डिवाइड कर देती हैं। जो गंदी कंपनीज हैं, जिनका शेयर मार्केट में बहुत गिर गया है, वो क्या करती हैं, वो रिवर्स स्टॉक स्प्लिट करती हैं। क्या आपकी नेटवर्थ में कोई भी इंपैक्ट होता है, आंसर इज नो। यहाँ पे शेयर की प्राइस कम हो जाती है, यहाँ पे शेयर की प्राइस बढ़ जाती है, आपकी नेटवर्थ क्या रहती है, आपकी नेटवर्थ बिल्कुल सेम रहती है। सो स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है, प्राइस विल फॉल एंड क्वांटिटी विल इंक्रीज। यहां पे क्या होता है, प्राइस विल इंक्रीज एंड क्वांटिटी विल फॉल। ओवरऑल आपकी नेटवर्थ पे क्या इंपैक्ट रहता है, ओवरऑल आपकी नेटवर्थ बिल्कुल सेम रहती है। फिर एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज शेयर रीपर्चेज। हमारी कंट्री में बहुत ही ज़्यादा ये काम करा जाता है बाय आईटी कंपनीज ना। शेयर रीपर्चेज का मतलब क्या है, अब जितनी भी आईटी कंपनीज है, इंफोसिस, टीसीएस, ये कंपनीज बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाती हैं। अब इन कंपनीज को ग्रोथ के लिए लैंड बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये एक सर्विस बिजनेस है, इन्हें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। तो ये कंपनीज क्या करती हैं, जो भी प्रॉफिट कमाती हैं उसको एक पोर्शन तो डिविडेंड दे देती हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। लेकिन आप आगे पढ़ोगे, प्रॉब्लम है डिविडेंड के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स आपको देना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो इसलिए ज़्यादातर कंपनीज डिविडेंड नहीं देती। फिर ये कंपनीज क्या करती हैं, जो भी इनके पास कैश बच जाता है, जो भी इनके पास पैसा बच जाता है, उससे वो क्या कर लेती हैं, शेयर्स बायबैक कर लेती हैं। ना मान के चलते हैं कि मार्केट में टीसीएस का शेयर चल रहा है 3800 का, ये पहले चल भी रहा था 3800 का, और कंपनी की मैनेजमेंट ने क्या करा था, कंपनी की मैनेजमेंट ने कहा जिन जिन शोल्डर्स के पास मेरी कंपनी का शेयर है, हम उस शेयर को कितने रुपए पे बायबैक करते हैं, हम उसे 4500 रुपीज़ पे बायबैक करते हैं। तो अगर ये आप मार्केट में बेचते तो कितने रुपए का मिलता है, 3800 का। कंपनी आपसे ये कितने रुपए का खरीद रही है, 4500 का। आपको कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए गए, 700। ये 700 क्या है, दिस 700 इज नथिंग बट, हम ये कह सकते हैं दिस इज नथिंग बट क्लोज टू डिविडेंड। कंपनी ने आपको क्या दे दिया, डिविडेंड। ना बायबैक का फायदा क्या होता है, बायबैक के ऊपर जो आपको सरकार को टैक्स देने होते हैं ये कम होते हैं, लेकिन डिविडेंड्स के ऊपर जो आपको सरकार को टैक्स देना होता है वो क्या होता है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। सो शेयर बायबैक का मतलब क्या है, हम डिविडेंड ना देके अपने शेयरहोल्डर से शेयर क्या कर रहे हैं, प्रीमियम पे बायबैक कर रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट वी लर्न इन कॉन्सेप्ट नंबर सी, डिविडेंड्स। पहला डिविडेंड का नाम है रेगुलर डिविडेंड। रेगुलर डिविडेंड्स क्या होते हैं बेटा, स्टिकी नेचर होते हैं, कंपनी ने आज दिया, कंपनी आगे भी देती रहेगी। स्पेशल डिविडेंड, स्पेशल डिविडेंड का मतलब है हमने कोई डिवीजन बेची है, इट इज़ वन टाइम, आज दे रहे हैं आगे नहीं देंगे। फिर है स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट में ना आपके अकाउंट में कोई पैसा आता है ना आपके अकाउंट से कोई पैसा जाता है, लेकिन जो शेयर है वो क्या हो जाता है, शेयर में लिक्विडिटी बढ़ जाती है क्योंकि शेयर सस्ता हो जाता है। रिवर्स स्टॉक स्प्लिट, रिवर्स स्टॉक स्प्लिट गंदी कंपनियां करती हैं। जब उनका शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा मार्केट में गिर जाता है, वो क्या कर देते हैं, वो मल्टीपल शेयर्स को एक में कंबाइन कर देते हैं। फिर है शेयर बायबैक या शेयर रीपर्चेज। कंपनी क्या करती है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से क्या कर लेती है, शेयर को बायबैक कर लेती है। कितने पे बायबैक कर लेती है, दैट इज गोइंग टू बी एट प्रीमियम।
ठीक है। सो विद दिस वी कवर 3 LOS। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, कब आप कहोगे कि शेयर ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, करेक्टली वैल्यूड है। तो मैंने कहा अगर मार्केट में शेयर चल रहा है 1300 रुपये का और आपको लगता है इसकी कीमत हो जाएगी 1500, अगर आपको इसकी फेयर वैल्यू लगती है 1500, विल यू बाय? यस। तो शेयर क्या है? शेयर इज अंडर वैल्यूड। अगर 1300 का शेयर 1300 पे है, विल यू बाय मोर? नो, इट इज करेक्टली वैल्यूड। देन अगर यही शेयर हो जाए 1200, विल यू बाय? तो आपने कहा डू नॉट बाय। शेयर क्या है? दैट इज गोइंग टू बी ओवर वैल्यूड। इसको बोलते हैं मिस प्राइसिंग। अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड को कहते हैं मिस प्राइसिंग। कब मिस प्राइसिंग होगी? व्हेन देयर गोइंग टू बी फ्यू एनालिस्ट इन दी मार्केट। फिर हमने कहा वैल्यूएशन के तरीके क्या हैं, एक का नाम था एब्सोल्यूट, एक का नाम था रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब था कंपैरिजन करना और एब्सोल्यूट का मतलब था कंपैरिजन नहीं, सीधा मेरी वैल्यू निकालो। दो तरीके थे, एक कंपनी जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है उनके लिए था NAV, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द बिजनेस, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन टू द एसेट ऑफ द कंपनी। और एक था DCF। DCF का मतलब था फ्यूचर की प्रॉफिटेबिलिटी को फोरकास्ट करो, उठा के डिस्काउंट करो। लास्ट कॉन्सेप्ट हमने किसके बारे में पढ़ा? दैट इज विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड्स। अब मेरा कॉन्सेप्ट नंबर D आता है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड पेमेंट क्रोनोलॉजी, कि डिविडेंड पेमेंट का प्रोसेस कैसे रहता है। सो इफ आई हैव टू प्रिपेयर अ टाइमलाइन, कॉन्सेप्ट नंबर D, तो सबसे पहले कंपनी क्या कहती है कि मैं डिविडेंड डिक्लेयर करती हूँ। जनरली डिविडेंड कब डिक्लेयर करा जाता है? जब भी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले मान के चलते हैं आज डेट है 3 जून, तो कंपनी ने डिविडेंड को क्या कर दिया? कंपनी ने डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया। तो कंपनी क्या कहती है? मैं अपने सभी शेयर होल्डर्स को कितने रुपए का डिविडेंड दूंगी? 10 रुपए का डिविडेंड दूंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आज अकाउंट में पैसा आ जाएगा। आज कंपनी ने सिर्फ क्या करा है? आज कंपनी ने अनाउंस करा है। नाउ कंपनी से क्या कहता है? वंस कंपनी हैज डिक्लेयर्ड कि वो डिविडेंड देने वाली है, 21 वर्किंग डेज के अंदर ये पैसा अकाउंट होल्डर की जेब में आ जाना चाहिए। तो मान लेते हैं 21 डेज यहां से कितने हो जाते हैं? 24 जून तक। इसको बोलते हैं पेमेंट डेट। पेमेंट डेट का मतलब है मैक्सिमम बाय 24 जून क्या हो जाना चाहिए? शोल्डर्स के अकाउंट में पैसा आ जाना चाहिए। ये डेट किसने डिसाइड करी? डिविडेंड डिक्लेयर डेट। दिस इज डिसाइडेड बाय द कंपनी, ये कंपनी ने डिसाइड करा। और ये पेमेंट डेट किसने डिसाइड करी? ये लॉ ने डिसाइड करी। अब आता है होल्डर ऑफ रिकॉर्ड डेट। तो बच्चे ने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल्डर ऑफ रिकॉर्ड डेट? अब 24 तारीख को पेमेंट होगी शेयर होल्डर्स को। कौन से शेयर होल्डर्स को? कौन से? कंपनी के शेयर होल्डर्स डेली चेंज हो रहे हैं ना, मान के चल रहे हैं आज MRF के कुछ शेयर होल्डर्स थे, वो चेंज हो गए क्योंकि शेयर खरीदा बेचा गया। क्या डेली शेयर होल्डर्स चेंज हो रहे हैं लिस्टेड कंपनी के? आंसर इज यस। तो कौन से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलने वाला है? कंपनी क्या कहती है? कंपनी कहती है जो भी मेरी कंपनी का शेयर होल्डर होगा, मान के चलते हैं 16 जून को, उसको मैं क्या करूंगी? उसको डिविडेंड दूंगी। जो मेरा बंदा 16 जून को मेरा शेयर होल्डर होगा, मैं उसको क्या करूंगी? डिविडेंड देने वाली। ये कौन डिसाइड करता है? ये डेट भी कंपनी डिसाइड करती है। अब आता है एक्स डिविडेंड डेट। तो बच्चे ने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स डिविडेंड डेट? लॉजिकली सोचिए, हमारी कंट्री में सेटलमेंट सिस्टम कब कितना है? सेटलमेंट सिस्टम होता है T+2। ठीक है। अब T+2 का मतलब क्या है? मान के चलिए आज आपने शेयर आज खरीदा 3 जून को, तो आप कंपनी के शेयरहोल्डर कब बनते हो? आप कंपनी के शेयरहोल्डर बनते हो 5 जून को। सो देयर इज अ सेटलमेंट सिस्टम ऑफ टी स्टैंड्स फॉर ट्रांजैक्शन +2। तो अगर आपने 3 तारीख को शेयर खरीदा है तो आप असली में कंपनी के मालिक कब बनोगे? 5 तारीख को। ना लॉजिकली सोचिए, आपका नाम कंपनी में अपडेट हो जाना चाहिए 16 तारीख को। अगर आपने शेयर 16 को खरीदा तो कब बुक्स में अपडेट होगा? 16 + 2 18। अगर आपने शेयर 15 को खरीदा, 15 + 2 17, विल यू गेट द डिविडेंड? नो। अगर आप 15 को भी खरीदोगे तो भी आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। आपने शेयर खरीदा 14 को, 14 + 2 आपका नेम अपडेट हो जाएगा 16 को। 16 को आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, क्या आपको डिविडेंड मिलेगा? यस। आपको मैक्सिमम शेयर कब तक खरीद लेना चाहिए? आपको मैक्सिमम शेयर खरीद लेना चाहिए 14 तक। कंपनी के शेयर होल्डर कब बनोगे? 16 को, और आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिल जाएगा। दैट मीन्स ऐसी पहली डेट कौन सी है जब मैं शेयर खरीदूंगा मुझे पेमेंट ऑफ डिविडेंड नहीं होगा? तो बच्चे ने कहा दैट एक्स डिविडेंड डेट इज 15 जून। जब मैं 15 जून को शेयर खरीदूंगा तो मैं कंपनी का शेयर होल्डर बनूंगा 17 तारीख को, मुझे डिविडेंड नहीं मिलने वाला। इसको क्या बोलते हैं? एक्स डिविडेंड डेट। अब इस दिन एक और चीज होगी, मान के चलते हैं स्टॉक का अभी का भाव है 300 रुपये।
This 300 is inclusive of डिविडेंड। कंपनी 15 जून को एक्स डिविडेंड ट्रेड होगी। एक्स डिविडेंड का मतलब है जो भी लोग खरीदेंगे उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। उस कंपनी के लिए ये 300 रुपये देंगे या 290 रुपये देंगे। लॉजिकली सोचिए, 15 जून को आप बाय करोगे, आपको ये 10 रुपये की पेमेंट नहीं मिलने वाली। अगर आप पेमेंट मिलने वाली नहीं है तो आप कीमत भी 10 रुपये पे नहीं करोगे। तो 15 जून को क्या होगा, शेयर मार्केट में शेयर की कीमत कितनी हो जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी 290। सो एक्स डिविडेंड डेट वाले दिन क्या होता है, शेयर की कीमत कितने रुपए से गिर जाती है, जितने रुपए कंपनी डिविडेंड देने वाली है उतने रुपए से क्या हो जाती है, गिर जाती है। और जो भी 15 जून को शेयर खरीदेगा उसको किसी तरीके का कोई भी डिविडेंड नहीं मिलने वाला। तो फिर से रिपीट करता हूं, सबसे पहले होती है डिविडेंड डिक्लेयर। आज कंपनी ने कहा हम डिविडेंड देने वाले हैं, 21 वर्किंग दिन के अंदर आपको क्या कर देनी है, पेमेंट कर देनी है। उसको बोलते हैं 24 जून पेमेंट डेट। हु हैज डिसाइडेड दिस हैज डिसाइडेड बाय लॉ। फिर कंपनी ने कहा किसको डिविडेंड मिलेगा, जो मेरा शेयर होल्डर होगा 16 जून को उसको ये डिविडेंड मिलने वाला है। इसको बोलते हैं होल्डर ऑफ रिकॉर्ड डेट। ये किसने डिसाइड करा, कंपनी ने। नाम है काउंटर इज व्हाट इज दी एक्स डिविडेंड डेट। कब पहली बार आप शेयर खरीदोगे तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो बच्चे ने कहा अगर मैं 14 को खरीदूंगा तो मैं बन जाऊंगा 16 को, मुझे डिविडेंड मिलेगा। अगर मैं 15 को खरीदूंगा तो मैं शेयर होल्डर बनूंगा 17 को, मुझे डिविडेंड नहीं मिलेगा। एक्स डिविडेंड डेट कितनी है, 15 तारीख को क्या होगा, शेयर मार्केट में शेयर कितने रुपए से गिर जाएगा, शेयर मार्केट में शेयर 10 रुपए से गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा, क्योंकि जब मुझे ये 10 रुपए मिलने नहीं है तो मैं कीमतें भी कितने रुपए पे करूंगा, मैं कीमतें भी 10 रुपए कम पे करूंगा। आज जो बंदा 300 दे रहा है उसको डिविडेंड मिलना है इसलिए वो 300 दे रहा है, मुझे डिविडेंड नहीं मिलना तो मैं कितने रुपए पे करूंगा, मैं 290 रुपए पे करने वाला हूं। ठीक है, सो ये क्रोनोलॉजी था। एक था डिविडेंड डेट, डिक्लेरेशन डेट, एक था एक्स डिविडेंड डेट, एक था होल्डर ऑफ रिकॉर्ड डेट और एक था पेमेंट डेट। पॉइंट टू बी नोटेड, एक्स डिविडेंड डेट क्या होगा, 1 डे प्रायर टू होल्डर ऑफ रिकॉर्ड डेट। ये बात आपको याद रखनी है। तो एक्स डिविडेंड डेट क्या होगा, 1 डे प्रायर टू होल्डर ऑफ रिकॉर्ड डेट। ये भी किसने डिसाइड करा, दिस डेट इज ऑल्सो बीन डिसाइडेड बाय लॉ। तो ये वाली डेट भी लॉ ने डिसाइड करी, ये वाली लॉ ने करी। ये 2 डेट किसने डिसाइड करी, ये 2 डेट आपकी कंपनी ने डिसाइड करी। सो इफ आई हैव टू मेक अ समरी अगेन, सो व्हाट इज माय फर्स्ट डेट, दैट इज डिक्लेरेशन डेट, जब कंपनी ने डिविडेंड को डिक्लेयर करा। एक्स डिविडेंड डेट, इस डेट को खरीदोगे तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। होल्डर ऑफ रिकॉर्ड डेट, जो कंपनी का शेयर होल्डर इस डेट को होगा उसको डिविडेंड मिलेगा। पेमेंट डेट, इस दिन आपके अकाउंट में क्या आ जाएगा, इस दिन अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा। ये कौन डिसाइड करता है बेटा, लॉ। ये कंपनी, ये कौन डिसाइड करता है, लॉ। ये कौन डिसाइड करता है, कंपनी। तो याद कैसे करेंगे, कंपनी लॉ, कंपनी लॉ। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। आपको फटाफट लॉजिकली क्या करना है, इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। हमने कितने एलओएस कर लिए बेटा, हमने 4 एलओएस कर लिए हैं। फट से आपको इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। चलिए देखते हैं एक बार। एनालिस्ट को लगता है कि शेयर मार्केट में शेयर की कीमत होनी चाहिए 45, लेकिन बिक रहा है 50 रुपए का। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज सीएमपी, 50 रुपए, लेकिन उसके अकॉर्डिंग फेयर वैल्यू है 45। विल यू बाय, नो। इज देयर मिस प्राइसिंग, यस। तो सबसे पहले क्या मिस प्राइसिंग है, यस। मिस प्राइसिंग कब होती है, व्हेन देयर गोइंग टू बी फ्यू एनालिस्ट, मेनी एनालिस्ट, व्हेन देयर गोइंग टू बी फ्यू एनालिस्ट। चलिए आप बाय करोगे, 50 रुपए की चीज 45 पे आ जाएगी। विल यू बाय, नो। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, तो स्टॉक क्या है, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। अब आपको आंसर करना है। The analyst most likely to conclude that the stock is overvalued if it is followed by few analysts and you are confident on your model। जब आप अपने मॉडल के ऊपर क्या हो, कॉन्फिडेंट हो, और जब स्टॉक को कितने लोग फॉलो करते हो, कम स्टॉक लोग फॉलो करते हो। पॉइंट टू बी नोटेड, कई बच्चे यहाँ पे मेनी कराते हैं। मेनी आंसर गलत है। मेनी वाला आंसर क्यों गलत है, अगर मेनी एनालिस्ट विल फॉलो दी स्टॉक देन ये मिस प्राइसिंग होगी। मिस प्राइसिंग हो ही नहीं सकती है। हो सकता है कि क्या है, आपका मॉडल ही गलत है। ठीक है, सो इट हैज टू बी फॉलोड बाय फ्यू एनालिस्ट। देन अ वैल्यूएशन मॉडल बेस्ड अपॉन फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। कहाँ पे आप फ्री कैश फ्लो निकालते हो, फ्री कैश फ्लो का मतलब कहाँ पे आप प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हो, तो उसको बोलते थे बेटा प्रेजेंट वैल्यू मॉडल। मल्टीप्लायर में हम क्या निकालते थे, मल्टीप्लायर का मतलब है बेटा रिलेटिव वैल्यूएशन। एसेट बेस का मतलब था एनएवी। पीवी का मतलब होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो।
डिस्काउंटेड कैश फ्लो में हम क्या करते थे, हम कंपनी के कैश फ्लोज को फोरकास्ट करते थे. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सी. फिर है कंपनी इज इवैल्यूएटिंग द इफेक्ट ऑन द शेयर प्राइस. कंपनी ने कहा मैं 50% स्टॉक डिविडेंड दे देती हूं और 3/4 स्प्लिट कर देती हूं. आप ये बताइए किस केस में शेयर की कीमतें कम होंगी. तो दो ऑप्शन है. पहला, मान के चलते हैं कि आपके पास 90 शेयर्स हैं. नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास कितने हैं? 90. और एक शेयर की कीमत है 150 रुपये. ऐसा अज्यूम कर लेते हैं. प्राइस पर शेयर. सो व्हाट इज द टोटल नेटवर्थ? तो नेटवर्थ वुड बी 13,500. कंपनी ने कहा मैं आपको क्या करती हूँ 50% शेयर्स फ्री दे देती हूँ. 50% फ्री शेयर्स. तो आपके पास 90 थे, 90 का 50 होता है 45. तो आपके पास कितने शेयर्स हो गए? आपके पास शेयर हो गए 135. यहाँ पे आपकी नेटवर्थ बिल्कुल सेम रहनी चाहिए. तो शेयर का रेट कितना हो जाएगा? शेयर का रेट हो जाएगा 100. आपके पास शेयर्स बढ़ जाएंगे, प्राइस कम हो जाएगा, आपकी नेटवर्थ अभी भी कितनी रहेगी? 13,500. फिर क्वेश्चन कहता है वी वांट टू डिवाइड 2 शेयर्स इनटू 3. हम 2 शेयर को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. इसका मतलब अगर आपके पास 90 है, हम इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ और आपको मिल जाएंगे 3. 90 डिवाइड बाई 2 इंटू 3. तो आपके पास शेयर्स कितने हो जाएंगे? 135. आपकी नेटवर्थ कितनी है? 13,500. शेयर का प्राइस वापस से कितने रुपए आ जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी 100. आपसे पूछा जा रहा है शेयर प्राइस कहाँ पे लोअर होगा. तो बच्चे ने कहा शेयर प्राइस दोनों केसेस में क्या होगा? दोनों प्राइस केसेस में सेम होगा. अगर आप ये सॉल्व नहीं करना चाहते, एक और तरीके से कर सकते हैं. कंपनी ने कहा मैं आपको शेयर्स 50% फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगी. तो अगर आपके पास 1 है, अब आपके पास कितने हो जाएंगे? 1.5. सेम वाइज कंपनी ने कहा मैं 2 शेयर्स को डिवाइड करूंगी इंटू 3. अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 1 को डिवाइड करा जाएगा इंटू 1.5. तो अगर आपके पास एक शेयर है, अब आपके पास कितने शेयर हो जाएंगे? 1.5. 50% फ्री मिलेगा. अगर आपके पास 1 शेयर है तो आपके पास कितने हो जाएंगे? 1.5. दोनों ही केसेस में नंबर ऑफ शेयर्स बिल्कुल सेम होंगे, तो प्राइस भी बिल्कुल सेम होने वाली है. व्हाट विल बी द आंसर टू दिस? द आंसर वुड बी बोथ विल हैव द सेम इफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. द फर्स्ट डेट ऑन विच purchaser of the stock will not receive the dividend that has been known by, this has to be known by x dividend date. अगर आप इस दिन शेयर को बाय करोगे तो आपको कोई भी डिविडेंड नहीं मिलने वाला. ठीक है. सो कौन सी स्टॉक्स हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा डिविडेंड देते हैं? सो प्लीज़ रिसर्च करिएगा. PSU स्टॉक्स बहुत ज़्यादा रिटर्न देते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टॉक्स लाइक ये PFC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन. देन आपका IT स्टॉक्स बहुत ज़्यादा देते हैं, इन्फोसिस, TCS. देन ITC बहुत ज़्यादा डिविडेंड देती है. तो बहुत ही सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं जो क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिविडेंड हमारी कंट्री में देते हैं. चलिए, नाउ आई एम प्रोसीडिंग टू फर्दर बेटा. अब क्या होगा बेटा? अब आपके पास बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आने वाले हैं और हम सबसे पहले किसके साथ वैल्यूएशन को स्टार्ट करेंगे? वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद DCF मॉडल. DCF मॉडल. DCF का फुल फॉर्म क्या था? डिस्काउंटेड कैश फ्लो. अब हमें करना क्या है? अब हम फ्यूचर के कैश फ्लोज को फोरकास्ट करेंगे और उठा के उन्हें क्या कर देंगे? उठा के उन्हें डिस्काउंट करने वाले हैं. ठीक है ना. बुक में बहुत ज़्यादा फॉर्मूले दे रखे हैं, मैं फॉर्मूले नहीं करूँगा, मैं न्यूमेरिकल की मदद से आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ. आपको याद क्या करना है? आपको सबसे पहले टाइमलाइन बनानी है दैट व्हाट यू विल रिसीव एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्काउंट दैट बाय आवर रिक्वायर्ड रेट. नाउ टू गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, आप कभी भी किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा क्यों लगाते हो? तो आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें मिलती हैं. नंबर 1, यू विल गेट डिविडेंड. नंबर 2, कल को आप शेयर बेचोगे तो वहां से आपको पैसा आएगा, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ शेयर. आपको सिर्फ ये 2 चीज़ें क्या करनी है? आपको सिर्फ ये 2 चीज़ें फोरकास्ट करनी है. उठा के क्या कर देना है? उठा के आपको डिस्काउंट कर देना है. ठीक है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. कॉन्सेप्ट नंबर E, आपको क्या करना है? आपको शेयर की वैल्यू को निकालना है. पढ़ते हैं मेरा पहला एग्जांपल. कंपनी हैज़ जस्ट पेड अ डिविडेंड ऑफ 1 लास्ट ईयर. कंपनी ने पिछले साल $1 का डिविडेंड दिया था. कंपनी अगले साल का जो डिविडेंड देगी दैट विल बी 5% हायर
और आपको लगता है आप शेयर को कितने रुपए का बेच दोगे, 13.45 का। रिक्वायर्ड रेट इज 13.2% पर एनम। आज आपको शेयर कितने रुपए पे बाय करना चाहिए? आप कितने रुपए कमाना चाहते हो? आप 13.2% कमाना चाहते हो और आपको शेयर कितने रुपए का बाय करना चाहिए? सो सिंपल है, टाइमलाइन बनाते हैं। सबसे पहले मुझे एक साल बाद क्या मिलेगा? मुझे एक साल बाद मिलेगा $1 5% हायर। तो इसका मतलब है मुझे डिविडेंड मिलेगा 1.05। ये कैसे निकाला बेटा? $1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.05 से, तो आपको डिविडेंड कितने का मिलेगा? 1.05 प्लस शेयर बेच के आपको कितने रुपए मिलेंगे? आपको मिलेंगे 13.45। तो कुल मिला के अकाउंट में कितने रुपए आ जाएंगे? आपके अकाउंट में आ जाएंगे 14.5 आफ्टर 1 ईयर। आज आपको क्या प्राइस देना चाहिए? डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग, टुडे व्हाट यू शुड डिपॉजिट इन अ बैंक, या आज इस शेयर के लिए आपको कितने रुपए देने चाहिए? 14.5 से ज़्यादा, 14.5 से कम। तो बच्चे ने कहा 14.5 से कम। क्या करेंगे? डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला क्या था? PV0 FV 1 + R raised to the power T. I will get 14.5 after 1 year. My required rate is 13.2 raised to the power 1. अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो आज मैं ये शेयर कितने रुपए का बाय करूंगा? आज मैं ये शेयर बाय करूंगा 12.809। आप अपने कैलकुलेटर पर भी कैसे कर सकते हैं? बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? TVM रो को क्लियर करेंगे। सेकेंड, क्लियर TVM। अब अपनी मेमोरी को क्लियर करेंगे। 14.5 वुड बी योर FV, 1 वुड बी योर N, 13.2 वुड बी योर I/Y, कंप्यूट PV। तो मुझे शेयर के लिए कितने रुपए देने चाहिए? मुझे शेयर के लिए देने चाहिए 12.809। कि काफ़ी सिंपल था। करना क्या है? टाइमलाइन बनानी है। टाइमलाइन में कैश फ्लो को फोरकास्ट करना है। उठा के क्या कर देना है? उठा के डिस्काउंट कर देना है। मैं एक बार ये करके दिखा देता हूँ आपको। चलिए बेटा देखिएगा। सेकेंड क्लियर TVM 14.5 would be my FV, 1 would be my N, 13.2 would be my I/Y, compute PV। तो इस शेयर को मैं आज कितने रुपए पे लूँगा? 12.809 पे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, मल्टीपल पीरियड। इसका मतलब क्या है? अब हम शेयर को बेचेंगे कुछ लंबे समय के बाद। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंपनी हैज जस्ट पेड अ डिविडेंड ऑफ 1.5। डिविडेंड विल ग्रो एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम। लास्ट डिविडेंड जो दिया है दैट इज 1.5। ये डिविडेंड लगातार किससे बढ़ता रहेगा? 8% से। आपका रिक्वायर्ड रेट है 12%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द स्टॉक अज्यूमिंग आप इसको कितने रुपए का बेच दोगे? 51 रुपये का बेच दोगे आफ्टर 3 ईयर। ये भी सिंपल है, एक बार देखते हैं। सो इंपॉर्टेंट इज टाइमलाइन। Zero, 1, 2, 3. What was my last dividend? 1.5. What will be my next dividend? 8% higher. So 1.5 multiply by 1.08. ये मेरा डिविडेंड होगा। So my dividend would be 1.62. What will be my next dividend? 1.62, 8% higher. This will be 1.7496। वापस इसे 8% से बढ़ा दीजिए। This will be 1.889568। प्लस क्वेश्चन कहता है आपको 51 रुपये और मिलेंगे। सो दैट मीन्स यू विल गेट 52.889568। सो आपके पास कैश फ्लोज क्या है? पहले ये देख लीजिए। एक ये कैश फ्लो है, एक ये कैश फ्लो है, एक ये कैश फ्लो है। 3 कैश फ्लोज हैं। आपको उठा के क्या कर देना है? डिस्काउंट कर देना है। आपका रिक्वायर्ड रेट कितना है? आपका रिक्वायर्ड रेट है 12%। नाउ हाउ आई एम गोइंग टू डू दिस? व्हाट विल बी माय PV? 1.62 मिलेगा एक साल बाद। डिस्काउंट कर दीजिए। डिस्काउंटिंग रेट है 12% फॉर 1 ईयर। नेक्स्ट आपको मिलेगा 1.7496। डिस्काउंट कर दीजिए 12% से फॉर 2 ईयर। नेक्स्ट आपको मिलेगा 52.889568।
डिस्काउंट कर दीजिए 12% से फॉर 3 ईयर। तीनों को उठा के क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बेटा ये मैंने कैलकुलेटर का एक वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, अगर बाई चांस आपको कैलकुलेशंस नहीं करने आ रहे तो आप क्या करेंगे, आप अपने एक बार मेरा BA2+ वाला वीडियो भी देख लेना, हाउ टू यूज़ दी कैलकुलेटर। अब इसे दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका बड़ा सिंपल है, आप हर पार्ट को सॉल्व कर दीजिए। कैसे? 1.62 डिवाइड 1.12 रेस्ट टू द पावर। रेस्ट टू द पावर के लिए क्या करेंगे, y रेस्ट टू द पावर x 1 इक्वल टू, ये आंसर आ गया। प्रेस करेंगे STO 1, ये रहा बेटा STO 1, ये किसके ऊपर स्टोर हो गया, 1 के ऊपर, STO 1। नेक्स्ट 1.7496 डिस्काउंट बाय 12% फॉर 2 ईयर, ये आंसर आ गया 1.39 स्टोर एट 2। थर्ड है 52.889568 52.889568 डिस्काउंट बाय 12% फॉर 3 ईयर्स, ये आंसर आ गया। प्लस करेंगे रिकॉल 1 प्लस करेंगे रिकॉल 2, तो इस शेयर को आज हम मार्केट में कितने रुपए का खरीदेंगे, 40.48 का। अगर आपको ये तरीका थोड़ा मुश्किल लग रहा है, देन हाउ वी कैन डू, मेरे साथ साथ कैलकुलेटर पे परफॉर्म करेंगे यूजिंग कैश फ्लो फंक्शन। ध्यान से देखना, सबसे पहले कैश फ्लो की मेमोरी को क्लीन करना है। प्रेस करेंगे बेटा CE, सी के बाद आप प्रेस करोगे कैश फ्लो सेकेंड क्लियर वर्क, ये CE। इसने कैश फ्लो की मेमोरी को क्या कर दिया, क्लीन कर दिया। अब आपको क्या देना है, कैश फ्लो। पहला कैश फ्लो टाइम 0 पे कितना है, 0, एंटर डाउन एरो। व्हाट इज द कैश फ्लो एट द एंड ऑफ ईयर 1, 1.62, एंटर डाउन एरो डाउन एरो। व्हाट इज द कैश फ्लो एट द एंड ऑफ ईयर 2, 1.7496, एंटर डाउन एरो डाउन एरो। 52.889568 enter. Now press NPV. What is your required date, 12, enter down arrow, NPV आएगा, प्रेस करेंगे कंप्यूट। तो आप शेयर मार्केट में शेयर को कितने रुपए पे लोगे, दैट इज गोइंग टू बी 40.48। तो दोनों ही तरीके बेटा आपको आने चाहिए। एंड बाई चांस अगर ये कैलकुलेशंस आपको नहीं आ रही हैं, देन आई स्ट्रांगली रिकमेंड एक बार मेरा BA2+ वाला वीडियो भी आप डेफिनेटली देख लीजिए, ठीक है। सो विद दिस व्हाट वी कवर्ड, वी हैव कवर्ड 5 कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 5 में हमने क्या करा, हमने वैल्यूएशन करी। वैल्यूएशन में कंपनी बोलेगी कि हम आपको ये डिविडेंड देने वाले हैं, प्लस आपको लगता है आप शेयर को इतने रुपए पे बेच दोगे। आप अपने कैश फ्लोस को फोरकास्ट करोगे, उठा के क्या कर दोगे, डिस्काउंट कर दोगे। दैट विल बी द प्राइस वी आर विलिंग टू पे फॉर द स्टॉक, ठीक है। सो हमने करा कितना बेटा, आई एम नॉट प्रोसीडिंग फर्दर। सो इन दिस पार्ट व्हाट वी हैव डन, वी हैव कवर्ड 5 कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर A से लेके कॉन्सेप्ट नंबर E तक।